नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां अगले आधे घंटे में हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें। तो वक्त जाया ना करते हुए बढ़ेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर हुआ बवाल। भारतीय जनता पार्टी ने मस्जिद को दफ्तर बनाने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर समाजवादी पार्टी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धर्मस्थल का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है समाजवादी पार्टी। जनता के मुद्दे से समाजवादी पार्टी भटकती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है। लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से यहां पर मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर बवाल हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर वो तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है। अपडेट करें। बिल्कुल निकिता, समाजवादी पार्टी की ये बैठक कहीं ना कहीं सियासी बवाल में तब्दील हो गई है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता और बिना फायदे के लिए नहीं होता। लिहाजा अखिलेश यादव का मस्जिद में जाकर ये बैठक करना और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करना, सियासी हलफों में इसको लेकर ना सिर्फ चर्चाएं हैं बल्कि प्रतिक्रियाएं भी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि इबादत के घर में जाकर, यानी इबादत गाह पर जाकर इस तरह की राजनीतिक बैठक करना ठीक नहीं है। सीधे तौर पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पलटवार करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि जो पार्टी धर्म की राजनीति करती है वो कैसे किसी पर इस तरह का आरोप लगा सकती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो सियासी हलफों में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह अपने पुराने दौर में, यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दौर में जिस तरह से MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर आगे बढ़ी थी, वहीं चुनाव में शिकस्त पाने के बाद अखिलेश यादव ने पैटर्न बदला और PDA यानी समाजवादी पार्टी की फ्रंटलाइन से भी ज़्यादा इस बात को वो कहते नजर आए। और कहीं ना कहीं ऐसे में उनका मस्जिद में जाकर बैठक करना कहीं ना कहीं एक संदेश देने जैसा दिख रहा है। और देखना होगा कि क्या आने वाले चुनाव में इसका कोई वाकई ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा भी मिलता नज़र आता है, जिसे एक वोट बैंक को रिझाने की उन्होंने ये समाजवादी पार्टी के इस बैठक को कहा जा रहा है, यानी राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश या उनकी तरफ झुकाव दिखाने की कोशिश की गई है। देखना होगा कि क्या राजनीतिक तौर पर भी इसका फ़ायदा आने वाले वक्त में उन्हें मिलता है। 27 का चुनाव अभी दूर है, ऐसे में ये बैठक अलग अलग राजनीतिक समीकरणों को लेकर अब चर्चाओं का विषय बन गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे सीधे तौर पर धर्म की राजनीति का नाम दे रही है, वहीं अखिलेश यादव भी पलटवार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आगरा लिए चलते हैं आपको, जहां आगरा से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा। पैंतीस साल से धर्मांतरण करा रहा था अब्दुल रहमान। इतना ही नहीं, ऑपरेशन उम्मत चला रहा था अब्दुल रहमान।
ये भी बताया जा रहा है कि स्लीपर सेल की तरह छिपकर करवाता था धर्मांतरण। सभी हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर किया जाता था निकाह। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा और पुलिस की तफ्तीश के बाद अब्दुल रहमान का ये खुलासा सामने आया है। सीधे आपको लिए चलते हैं आगरा। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ मामला है? लगातार आगरा धर्मांतरण से जुड़े तारों का भी खुलासा हो रहा है दिन पर दिन। क्या है मामला और क्या बड़े खुलासे हुए, अपडेट करें। सबसे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि 3 गिरफ्तारी पुलिस ने और करी है दिल्ली से, जिसमें कि अब्दुल रहमान के 2 बेटे जो उनकी गिरफ्तारी हुई, साथ ही एक जुनैद भी गिरफ्तार इसमें हुआ है, जो कि जो आगरा से जो लड़की गायब हुई थी उसके बाद उसका धर्मांतरण किया गया और जुनैद ने उसके साथ शादी की थी और शादी के लिए जो किया गया था उसके बाद से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा मामला चल रहा है और जो अब्दुल रहमान है लगभग 35 साल से धर्मांतरण कर रहा था और प्रिंसिपल सेल की तरह से ये काम कर रहा था, तो लगातार लोगों का जो युक्तियां उनका धर्मांतरण कराकर उनका निकाह करा रहा था। और जो काजी की बात की जाए, काजी को राजस्थान से बुलाया जाता था, इसको लेकर आगरा पुलिस ने टीम बना दी है और काजी की गिरफ्तारी के लिए वो टीम राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। तो लगातार इसमें अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार आगरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही आपको बता दें, इस प्रकार से फॉरेन फंडिंग की बात की जा रही थी, कनाडा यूके की बात आ रही थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब इसकी जांच ईडी भी कर सकती है। किस प्रकार से फॉरेन फंडिंग की जा रही थी, कहाँ चलिए, फिलहाल संजय, आपकी ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है हम तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल संजय, आपका बहुत शुक्रिया। कानपुर सीधे लिए चलते हैं आपको। कानपुर से बड़ी खबर हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्कूलों में बम, स्कूलों को जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को मिली धमकी। कई राज्यों के स्कूलों को भेजा गया धमकी भरा ईमेल। पुलिस बम स्क्वाड ने शुरू की जांच और पूरा प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के अलर्ट। कानपुर से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ मेरी सहयोगी कानपुर से ज़ेबा खान मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज़ेबा, किस तरीके से धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और किन किन स्कूलों को फिलहाल चिन्हित किया गया है और ये जो गलत ईमेल हैं वो रोटेट हो रहे हैं? दिल्ली के बाद मेरठ और मेरठ के बाद अब कानपुर और कई राज्यों के जो शहर हैं उनके स्कूलों में ये धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। और बात करते हैं अगर कानपुर शहर की, तो कानपुर में भी आज तकरीबन 10 से 15 स्कूलों की जो ऑफिशियल मेल आईडी होती है उस पर ये धमकी के मेल आए और धमकी इस तरह से लिखी गई है कि उसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 12 अभी तक अगर हम ज्वाइंट सीपी की माने, जो पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये साफ कहा गया है कि उन्होंने प्रिकॉशनली जो है इट हैज टू बी टेकन अ वेरी सीरियस थ्रेट, और उन्होंने उसके हिसाब से जो है एक्शन मोड में है
और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। स्कूलों में पहुंचकर जो है पुलिस का हमला पूरा बम जो निरोधक दस्ता होता है उसके साथ स्क्वाड डॉग के साथ में गया और वहां पर चेकिंग करी और इसी तरीके से साथ में स्कूलों को भी दिशा निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को जो है बिना पूछताछ के अंदर न आने दें। और उनका कहना है कि जो कानपुर शहर के बड़े स्कूल हैं लगातार, जैसे कि वीरेंद्र सुरक्षा विभाग है और सेंट लॉइसेस है, इस तरीके के स्कूल आज दोपहर में जो है हेडेड में उन्होंने जो है सर्चिंग ऑपरेशन चलाया था। इसके अलावा कानपुर शहर के तकरीबन 8 से 10 स्कूल और जो और भी स्कूल हैं जिनमें धमकी नहीं भी आई है उनमें भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी तो बिल्कुल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे जो ईमेल्स आ रहे हैं धमकी भरे, उस पर अब तफ्तीश ज़रूर जारी होगी ज़ेबा कि आखिर कहां से आ रहे हैं, कौन ये कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको अब सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फर्जी दूतावास का हुआ पर्दाफाश। कोठी से चला रहा था फर्जी दूतावास और एसटीएफ ने किया हर्षवर्धन जैन को इस पूरे मामले में गिरफ्तार। आपको बता दें कोठी से डिप्लोमेटिक नंबर की जो गाड़ियां हैं वो बरामद हुई हैं। और खुद को देशों का एम्बेसडर बताकर करता था गुमराह। और इतना ही नहीं, इसके पास से फर्जी मोहर, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस जब्त किए गए। तो गाजियाबाद से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हुआ। अनिल गाजियाबाद से मेरे सहयोगी इस पूरे खबर पर अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, फर्जी दूतावास चला रहा था ये शख्स और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें, लैपटॉप जैसी चीज़ें, डिवाइसेस, ये सभी बरामद हुए हैं। और कुछ क्या है, पूरा मामला अपडेट करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के कविनगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही ये पौष इलाके में इसकी कोठी है, जो कि किराए पर ये लेकर फर्जी दूतावास चला रहा था। और जैसे ही यूपी एसटीएफ की टीम को इसकी सूचना मिली तो छापा वहां पे मारा गया। तो तकरीबन 44,70,000 रुपए जो है इस जिस कोठी में ये पूरा सिस्टम चला रहा था वहां से बरामद की गई। और वहीं मैं आपको बता दूं, आरोपी हर्षवर्धन खुद को चार देशों का जो है एम्बेसडर बताता था, एम्बेसी का एम्बेसडर बताता था और साथ ही लोगों को गुमराह करने का इसका काम चल रहा था। तकरीबन 4 गाड़ियां इसके घर के बाहर से बरामद हुई हैं, जो कि फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर लगाकर ये गाड़ियां चलाता था और लोगों पर रोप जमाता था। और इस तरीके की बातें सामने आई हैं। फर्जी नौकरी दिलाने की बात भी इसकी तरफ से कही गई थी। ये तमाम वो चीजें हैं जो अब खुलासा इनका हो रहा है। ऐसे में 4 गाड़ियां, जैसे कि मैंने बताया, 4 गाड़ियां मिली हैं और साथ ही विदेश मंत्रालय की मोहर इसके से बाहर मिली है। और साथ ही इसके पास से 2 फर्जी पैन कार्ड और 4 दर्जन से ज्यादा अलग अलग देशों की मोहर इसके पास से मिली है। और ये मोब का इस्तेमाल कर रहा था, फर्जी फोटो मोब बनाकर जो है लोगों पर रोप जोड़ता था और ये दिखाता था लोगों को कि मेरे रिलेशन जो है अन्य बाहर के देशों से लगातार हैं और ऐसे में किसी को कोई काम है तो मुझे बताएं, तो मैं उस काम को इजीली करा सकता हूं। इस तरीके की बातें इसकी तरफ से कही जा रही थी, जिस बात की सूचना यूपी एसटीएफ को मिली और तभी ये छापेमारी की गई और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल इसके पास से विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, 2011 में इसके खिलाफ एक सैटेलाइट फोन
रखने का भी केस दर्ज हुआ था, उसकी भी पुलिस लगातार जांच कर रही थी। पर सबसे बड़ी बात ये चौंकाने वाली है, महज 500 मीटर की दूरी पर इसकी कोठी, जिस किराए की कोठी में ये पूरा गोरख धंधा चला रहा था, गाजियाबाद पुलिस को सूचना नहीं थी इस बात की, और गाजियाबाद पुलिस की नाक के नीचे पूरा खेल ये चल रहा था। हालांकि यूपी एसटीएफ ने अब इसकी गिरफ्तारी की है और तमाम अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। जो कई कनेक्शन जो है निकलने की बात अब इसमें सामने आई है। साथ ही इसने किन किन लोगों को अब तक निशाना बनाया है, किन किन लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, वो इस बात को लेकर भी अब एसटीएफ जो है जांच कर रही है। साथ ही इसके जो सीसीटीवी हैं इसके घर के पास में जो लगे हुए हैं, उसको भी खंगाला जा रहा है, आखिरकार कौन कौन व्यक्ति इससे मिलने आते थे और साथ ही ये किस किस व्यक्ति से बात करता था, इसकी फोन डिटेल भी अब खंगाली जा रही है। तो बड़े स्तर पर पूरा खेल चल रहा था। जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं, अन्य पैन कार्ड बरामद हुए हैं और 44,70,000 की नकदी बरामद होना और इसके अब खातों को भी खंगाला जा रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कड़ी जुड़ रही हैं और बड़े तार जो है निकल रहे हैं। कई बड़े खुलासे अब बहुत जल्द एसटीएफ और भी कर सकती है। जी बिल्कुल, कई और खुलासे भी एसटीएफ कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, मुरादाबाद आपको लिए चलते हैं, जहां मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। यहां पर 2 युवक और 2 युवतियों की यहां गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। पुलिस ने आरोपियों को 50,000 कैश के साथ पकड़ा। साथ ही हनी ट्रैप में फंसाकर वसूलते थे ये सभी आरोपी मोटी रकम। सिविल लाइन पुलिस ने किया गैंग का बड़ा खुलासा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि गैंग का एक सदस्य भागने में भी कामयाब हो गया। तो मेरे साथ शहनवाज इलियास, मेरे सहयोगी, इस खबर पर अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, हनी ट्रैप का गैंग यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही आपको अब ये भी बताते चले कि यहाँ पर एक ऐसा भी आरोपी है जो भागने में कामयाब रहा है। क्या है पूरा मामला, अपडेट करें। देखिए निकिता, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है मुरादाबाद पुलिस ने खोला है। एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो हनी ट्रैप में लोगों को फंसाते थे। ये मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। सिविल लाइन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि ठाकुरद्वारा इलाके का एक शख्स था जिसे इन्होंने इस पूरे मामले में फंसाया और फंसाने के बाद जैसे ही उससे पैसे की डिमांड की तो उसे 50,000 रुपए उसने दे दिए। उसके बाद उसे और पैसे की उससे डिमांड की गई, 10 लाख रुपए की लगातार उससे डिमांड की जा रही थी और जैसे ही उससे डिमांड बढ़ी तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर दिया गया है। ये लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, महिलाओं के माध्यम से फिर उनके अश्लील वीडियो बनाते थे और इसी तरह से ये हनी ट्रैप में फंसाकर उनके साथ पैसे की उगाही करते थे। जब मुरादाबाद पुलिस को इसकी मामले का पता चला तो पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 2 महिलाएं 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पूरी जानकारी दी है। जी शहनवाज, यही बताया जा रहा है कि गैंग का एक सदस्य फिलहाल भागने में कामयाब हो गया है। देखिए निकिता, बिल्कुल, क्योंकि ये जो लोग हैं ये गैंग बनाकर काम करते थे। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, 2 पुरुष भी हैं। हालांकि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रही है कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ और लोगों की भी शामिल होने की संभावना है क्योंकि जब ये ऐसा गैंग चलाते हैं तो कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर
पूरे गैंग के पीछे कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो फिलहाल अभी जो 2 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक कहा जा रहा है फरार बताया जा रहा है, और भी कई सारे तथ्यों पर काम किया जा रहा है। कोई और अन्य व्यक्ति भी सामने आ सकता है कि इसके साथ इस तरह की ठगी हुई होगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और इसमें जो बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। आज की आखिरी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कल होगा पहले चरण का मतदान। साथ ही अल्मोड़ा के 6 विकास खंडों में ये मतदान होना है और पहले फेज में 649 बूथ पर कराया जाएगा मतदान। चुनाव अच्छे से संपन्न हो जाएं, उसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में कल पहले चरण का मतदान होना है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। संजय श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कल के चुनाव को लेकर के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि चुनाव अच्छे से संपन्न हो जाएं। क्या क्या तैयारियां की गई हैं, पूरा अपडेट करें। उत्तराखंड के 18 जनपदों में कल पंचायत चुनाव का पहला चरण, और इस पहले चरण के लिए शासन प्रशासन स्तर पे पूरी तैयारी कर ली गई है। इस स्थिति में भी तैयारी की गई कि अगर मान लीजिए 1% मौसम खराब होता है या कोई अव्यवस्था होती है, उसके लिए भी प्रशासन तैयार है। इन सब को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कम से कम ऐसे इलाकों में जहां पे सुरक्षा की दृष्टि से उनको लगता था कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, वहां भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। सुबह मतदान शुरू होगा और मतदान के साथ ये महत्वपूर्ण है कि कल एक तरफ मौसम की भी चेतावनी है, तो मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि अगर मौसम की वजह से विपरीत परिस्थितियों में अगर कहीं चुनाव नहीं होता तो वह चुनाव आगे मतलब 28 तारीख को कर लिया जाएगा। और इन सब के साथ कई और निर्णय भी आए हैं, जैसे जहां जहां कल प्रथम चरण में चुनाव है वहां पे जितनी शराब की दुकानें हैं उसको ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया। वहां पे शराब की दुकानें बंद रहेंगी, 24 को बंद रहेंगी, 28 को बंद रहेंगी और 31 को भी बंद रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल किसी भी तरह मौसम का कोई भी स्थिति हो, मतदाता को कैसे मतदान स्थल लेके जाना है, वह कैसे पहुंचेंगे, ये देखने वाला दिन होगा। जी बिल्कुल, हर तरीके के यहाँ इंतजाम कर लिए गए हैं कि अगर मौसम भी खराब होता है तो मतदाता कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, कल फिर से हाजिर होंगे अपने स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम रुखसती की इजाजत और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।